और इस प्रकार से एक नए संविधान का जन्म होता है। लेकिन जो जर्मन के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जर्मन के लोग जो इस वाइमर गणराज्य से संतुष्ट नहीं होते। उसका कारण ये होता है, वाइमर गणराज्य से संतुष्ट न होने का एक कारण होता है, क्योंकि हमने देखा था इसकी एक मेन वजह थी पहला विश्व युद्ध। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका कारण पहला विश्व युद्ध कैसे हो सकता है। पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें जर्मन बुरी तरह पराजित हुआ था और जर्मनी के पराजय के दौरान उस पर कई शर्तें थोप दी गई थी। मित्र राष्ट्रों के द्वारा कई शर्तें थोप दी गई थी। जब मित्र राष्ट्र की तरफ अमेरिका आता है तो जाहिर सी बात है, अमेरिका के सम्मेलन से हम देखते हैं कि जर्मनी की बुरी तरह पराजय हो जाती है और उस पराजय के बाद में मित्र राष्ट्र उसके ऊपर बहुत सारी शर्तें थोप दी जाती हैं, जिनमें से हम देखते हैं वर्साय की जो शांति संधि होती है। शांति संधि समझौता जो होता है वर्साय का, कौन सा? वर्साय की शांति संधि। तो वर्साय की शांति संधि या वर्साय की संधि के नाम से आप याद रखेंगे। तो वर्साय की संधि के दौरान हम देखते हैं कि काफ़ी बहुत कठोर नीतियां, बहुत कठोर शर्तें जो अपमानजनक साबित होती हैं जर्मनी को, जिसमें आप देखते हैं 13%, लगभग 10% भूभाग जर्मनी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसका मेन रीज़न होता है सारे आरोप बोध जितने भी होते हैं वो जर्मनी के ऊपर थोप दिए जाते हैं और उसका परिणाम होता है 10% जर्मन का भूभाग, 10% जर्मन का भूभाग और 26% कोयला। कितना? 26% कोयला और 26% कोयला तथा 75% लौह भंडार। क्या? 75% लौह भंडार। लौह भंडार यानी कि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अपराधबोध जर्मनी को, और इसका परिणाम ये होता है कि जर्मन को अपना 10% भूभाग खो देना पड़ता है और लगभग 26% कोयला और 75% लौह भंडार। ये सब फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले कर देने पड़ते हैं। यानी कि मित्र राष्ट्र जो शर्त रखते हैं उसके थ्रू लगभग 10% भूभाग आबादी वाला जो कि फ्रांस के हवाले करना पड़ता है। किसके? फ्रांस, लिथुआनिया और पोलैंड। लिथुआनिया, पोलैंड, यानी कि ये जो मित्र राष्ट्र थे उनके हवाले लगभग इतना जर्मन का ये जो खनिज हैं इनको इनके हवाले करना पड़ता है और इसका खामियाजा बहुत बुरा होता है। जर्मन की रही कसी जो सैनिक व्यवस्था बची थी वो भी मित्र राष्ट्रों के द्वारा भंग करा दी जाती है। क्या भंग करा दी जाती है? यानी कि जर्मन सैनिक व्यवस्था, जर्मन कोई भी सेना नहीं रख सकते थे, कोई भी सेना का गठन नहीं कर सकते थे। मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो जर्मन सेना होती है उसको भी भंग करा दिया जाता है। यानी कि इन सारे अपराध बोध को वार गुल्ट क्लास कहते हैं। वार गुल्ट क्लास बोला जाता है।
वार गुल्ट क्लास, है ना, यानी कि युद्ध अपराध बोध। तो जर्मन को सबसे ज़्यादा युद्ध अपराध बोध झेलना पड़ता है। यही कारण था कि वाइमर गणराज्य से जर्मन के अधिकांश लोग संतुष्ट नहीं थे। आपने देखा कि वाइमर गणराज्य किस प्रकार से उदय होता है, और फिर इन सब की सारी जो भी अपराध बोध होता है उस सब की तबाही का जिम्मा किसको थोपा जाता है? जर्मनी को। और इसी के एवज में एक सबसे बड़ी रकम यानी कि लगभग 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। तो जर्मन के ऊपर लगभग कितना? 6 अरब पाउंड, 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया जाता है। 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया जाता है, यानी कि देखते ही देखते जर्मन आर्थिक रूप से अपंग हो जाता है। और अपंग होने का सबसे बड़ा कारण था वर्साय की संधि। वर्साय की जो शांति संधि होती है उसमें भूभाग, खनिज लवण और जितना भी आर्थिक रूप से 6 अरब पाउंड का जुर्माना, ये सब आर्थिक रूप से जर्मनी को अपंग बना देता है। और हम देखते हैं कि उसका जो खनिज संसाधनों वाला जो एक क्षेत्र होता है राइनलैंड, क्या होता है? राइनलैंड। तो जर्मन का एक जो लैंड होता है, कौन सा? राइनलैंड। राइनलैंड, राइनलैंड, जहाँ पर खनिज संसाधन उत्पन्न होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो राइनलैंड का क्षेत्र होता है इसको 20 के दशक में मित्र राष्ट्रों के हवाले कर दिया जाता है, यानी कि ये किसके हवाले कर दिया जाता है? मित्र राष्ट्रों के, मित्र राष्ट्रों के हवाले कर दिया जाता है। तो बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराते हैं। और इस युद्ध का असर क्या पड़ता है, आइए जानते हैं। तो आपने देखा वाइमर गणराज्य किस प्रकार से गठित होता है। फिर इस युद्ध का असर क्या होता है? इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप में मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक रूप से दोनों स्तर से तोड़ कर रख दिया था पूरे महाद्वीप को, यानी कि सिर्फ जर्मनी को ही नहीं, पूरे यूरोप महाद्वीप को आर्थिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से पूरे महाद्वीप को तोड़ कर रख दिया इसने। यानी कि सिर्फ जर्मनी को ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप को। और हम देखते हैं कि यूरोप जो कल तक कर्ज देता था पूरे महाद्वीप को, एशिया को और विभिन्न देशों को, जो कर्ज देने वाला महाद्वीप था, आज की डेट में वो कर्ज लेने वाला महाद्वीप बन जाता है। यानी कि विशेष रूप से कर्जदार महाद्वीप बन जाता है। विडंबना ये थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा जो भी अपराधों का हर्जाना था वो इस यूरोप महाद्वीप को वाइमर गणराज्य के रूप में पूरे महाद्वीप से हर्जाना वसूल कर लिया जाता है। और इस गणराज्य को युद्ध के पराजय की वजह से आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से अपंग बना दिया जाता है। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से कौन थे हिमायती? जो समाजवादी थे और कैथोलिक थे, डेमोक्रेटिक थे, कैथोलिक थे और समाजवादी खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह की यातनाएं देने लगते हैं और उन्हें नवंबर का अपराधी कह करके मजाक बनाया जाता है। नवंबर
का अपराधी, यानी कि नवंबर का अपराधी कह करके उनका मजाक बनाते हैं। किसका? जो कैथोलिक डेमोक्रेट, जो वाइमर गणराज्य के तहत जिन्होंने वाइमर गणराज्य जो उभरा था, उसके लोग क्या कह करके मजाक उड़ाते हैं? समाजवादियों का, डेमोक्रेट का नवंबर का अपराधी, यानी कि नवंबर का अपराधी कह करके उनका मजाक उड़ाते हैं। और फिर इसी मनोदशा में वही 30 के दशक के शुरुआती दौरान राजनीतिक घटनाक्रम पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। और उसका रीज़न ये होता है कि पहले महायुद्ध ने यूरोप साम्राज्य और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, यानी कि जो सिपाही थे, तो जो राजनीतिक घटनाक्रम, इस युद्ध का असर ये होता है, युद्ध का प्रभाव, इस युद्ध का प्रभाव ये होता है कि सिपाहियों का सम्मान ज़्यादा किया जाने लगा। सिपाहियों का सम्मान, सिपाहियों का सम्मान ज़्यादा किया जाने लगा और जनता ये मानने लगी कि अब जो है मर्दों को हट्टे कट्टे और मतलब सेना में भर्ती होने के लिए तैयार किया जाए, जिससे वो समग्रता से हमारे देश की रक्षा कर सके। ये वाइमर गणराज्य रूपी जिसका उदय हुआ है, इसका खुल करके विरोध कर सके। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे, लेकिन वास्तव में जो सिपाही थे उनकी मनोदशा क्या थी, वो कुछ मीडिया वालों ने निकाला है। हम देखते हैं कि जो बंकर बने थे जहां सिपाही रहते थे, उनको खंदक बोला जाता था, खंदक। तो वास्तव में उस मीडिया वालों ने वहां पर कुछ जो उसकी असलियत बताई कि सच्चाई क्या थी। सम्मान तो था, सम्मान तो बाहर सिपाहियों का था, लेकिन उनकी मनोदशा ये थी कि सिपाही जिन खंदकों में रहते थे, वहाँ पर लाश खाने वाले चूहे जिनकी भरमार लगी रहती थी, इनकी भरमार उन खंदकों में लगी रहती थी जिनमें सिपाही रहा करते थे। और वो उन जहरीली गैसों तथा दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते थे। युद्ध में जहरीली गैसें भी छोड़ी जाती थी जिनका बहादुरी से सामना करते थे। तो जहरीली गैसों का और गोलीबारी का दोनों सिपाही बहुत बहादुरी से सामना करते थे और अपने साथियों को पल पल मरते हुए देख रहे थे। ये सच्चाई थी, ये मीडिया वालों के द्वारा वहाँ की सच्चाई दिखाई जा रही थी, यानी कि आक्रामक फौज प्रचार व राष्ट्रीय सम्मान तो सिर्फ दिखावा था, लेकिन हकीकत में क्या था वो आपके सामने। और हम देखते हैं कि रूढ़िवादी जो तानाशाही होते हैं, उनका व्यापक जन समर्थन धीरे धीरे मिलने लगता है। किसको? वाइमर गणराज्य को। कौन? रूढ़िवादी जो तबका था, उनका काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिलने लगा, वाइमर गणराज्य को जन समर्थन मिलने लगा। और हाल में ही सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाही, जो रूढ़िवादी तानाशाही थे, वो पूर्ण रूप से, जब वाइमर गणराज्य आता है तो रूढ़िवादियों का जन समर्थन धीरे धीरे वाइमर गणराज्य को और प्रभावित करता है। और फिर लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सका। और हम देखते हैं कि राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट का काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा। तो हुआ यूँ कि जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई,